वी वर डिस्कसिंग, हमने बात की कॉर्पोरेट सेक्टर की। रंजना कांति, आपने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो कुछ करता है वो खुद अपने आप को साफ करने के लिए कुछ ऐसा ये क्या बात हो गई? सभी के लिए नहीं बात की, मैंने बोला कि इफ समवन इज डूइंग जस्ट दैट इज नॉट कॉल्ड फिलैंथ्रोपिक। दैट डजंट मीन कि फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी अच्छी चीजें करते हैं। रतन टाटा जी का देखिए, कितनी बहुत सारी चीजों में उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। बहुत सारे और भी कॉर्पोरेट्स हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। आज एक शख्सियत उभर के आती है कि अजीम प्रेम जी, विप्रो के जो चीफ हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। वॉरेन बफेट के साथ भी उन्होंने मिलकर किया है। आई एम श्योर मित्तल स्टील्स वाले भी कुछ कर रहे हैं, और रतन टाटा एंड देयर एंसेस्टर्स हैव डन फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड हम ये देखना चाह रहे हैं कि इन लोगों की ताकत बहुत बड़ी है। रंजना कांति, वो हिंदुस्तान के अवाम के साथ खुल के जुड़ने के लिए उनके लिए क्या रुकावट है? मुझे लगता है कि ये मेरी अपनी सोच है कि कॉर्पोरेट जब कुछ अच्छा करते भी हैं तो उनका लोग सोच के चलते हैं कि नहीं, ये टैक्स बचाने के लिए किया होगा या किसी चीज़ के लिए किया होगा। उस तरह से, जिस तरह से किसी सोशल वर्कर को, किसी पॉलिटिशियन को, किसी एनजीओज को क्लैपिंग मिलती है, शायद उनको उस तरह से उसकी वो नहीं मिलती है। या लोग सोचते हैं कि उनके पास तो सब कुछ है, वो करेंगे ही। हर किसी को जब वो कुछ अच्छा करता है तो उसको मुझे लगता है कि रिकॉग्निशन की ज़रूरत है। आम इंसान नहीं जानता है कि ये उसने किया है। इसी से रिलेटेड एक बात मेरे जहन में आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे भी बेइंतहा स्कीम्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत टू प्रोवाइड रिलीफ टू द पुअर एंड द नीडी एंड डिसएडवांटेज। हेल्थ में है, ग्रेन्स में है, लैंड दी जाती है, कई किस्म के सपोर्ट दिए, हैंडीकैप लोगों को सपोर्ट किया जाता है। ये जो सारी स्कीम्स हैं, ये दे आर ऑल, ये सब स्कीम्स जो हैं सोशल वर्क का ही हिस्सा है। लेकिन इन कामों को कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि ये वोट लेने के लिए ये गवर्नमेंट करती है। ये कहना सही होगा क्या? On papers, many people are supposed to do many things and they say they are doing many things. Actually में कितना होता है, कितना नहीं होता है, एक विषय है सोचने का। लेकिन at the same time, क्योंकि इस देश में वोट बैंक पॉलिटिक्स माना गया है कि जो वोट है वो खरीदे बेचे जा सकते हैं, इसलिए अगर वो अच्छे बहुत बार काम करते भी हैं तो बहुत बार ये सोचा गया है कि ये वोट लेने के लिए किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के स्कीम्स ने बिल्कुल नहीं किया। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के इसमें बहुत अच्छे काम भी हुए हैं। ये काम न सिर्फ गवर्नमेंट का है, न सिर्फ कॉर्पोरेट्स का है, न सिर्फ आम आदमी का है। हम सबको मिलजुल कर इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली, तो ये करने में जब सब सोच भी रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि कई रुकावटें भी आई, आपको भी आई होंगी? तो क्या रुकावटें? देखिए, सबसे बड़ी रुकावट है आइडेंटिटी क्राइसिस। बहुत बार ये देखा गया है, न सिर्फ भारत में, शायद विदेशों में भी ऐसा होता होगा कि ये ज़रूरी नहीं रह जाता है कि एक अच्छा काम हो, ज़रूरी ये होता है कि अच्छा काम किया किसने। आज अगर इंडिया रिडिफाइंड की जैसा कोई और लोग भी अच्छे काम करने लगे, नहीं जरूरी हो इंडिया रिडिफाइंड के अंदर ही करे, इंडिया रिडिफाइंड के बैनर में करे, तो भी तो अच्छा काम हुआ ना, है ना। तो जो मिल के काम करने की प्रॉब्लम ये है, एनजीओज की तो खास करके है, वो दूसरे एनजीओ को अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं बताना चाहेंगे। एक एनजीओ का काम यहाँ, उन आइडेंटिटी क्राइसिस एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मिल के काम करने की जो चीज़ है वो इंडिया में बहुत ही कम हो पा रही है। कैसे इसको किया जाए? Actually, I don't know. We see anything of which is happening for society. You are not making a revolutionary product. It is for your country. You are doing something, no? You are not making. We have examples of revolutionary product. Consistently काम करने के लिए क्या हिंदुस्तानी तैयार है आज? हिंदुस्तानी तैयार है। हिंदुस्तानियों को एक मोटिवेशन, एक पेव्ड पाथ की जरूरत है। वो कौन देगा? वो कौन देगा? वो कौन देगा, ये क्वेश्चन मार्क है। हाँ, इंडिया रिडिफाइन का जहाँ तक सवाल है, इंडिया रिडिफाइन बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं उसको वो पेव्ड पाथ देने की। मेरे पास हजारों 100 फोन तो रोज जरूर आते होंगे और इतने लेटर्स आते हैं जिसमें कि लोग चाहते हैं कुछ करना, उनको पता नहीं है क्या करें, क्योंकि उनको लगता है कि अभी तक उन्होंने अच्छे काम क्या किए हैं, किसी एनजीओ को चेक काट के दिया है। आपसे पहले भी मैंने इस विषय में बात की थी। वो चाहते हैं कि उनकी पर्सनल एनर्जी किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होती है कंट्री में, पॉजिटिव चीजों में।
किसी के अगेंस्ट कुछ करने में नहीं, पॉजिटिव चीज़ों में। पर्सनल एनर्जी वो सोसाइटी के लिए कैसे दे सकते हैं? एनजीओ तो उनको नहीं करने देते हैं, कुछ एनजीओ वॉलंटियर्स चाहते हैं, बट मैं बात कर रही हूँ बहुत सारे एनजीओ की जो चेक के अलावा आगे बढ़ने नहीं देते हैं। 80% उनके चेक का बाद एनजीओ को मेंटेनेंस में खर्च हो जाता है, तो वो नहीं दिखाना चाहते हैं ये आम जनता को उनके पैसे जो है, जब उन्होंने चेक काट के इतना दिया तो उसमें क्या उस पैसे का हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब भी कोई भी काम मिल के काम होता है तो उस काम का नोयत ही अलग होती है, वो काम में ताकत भी आती है, डायरेक्शन एक तरफ चलता है, कोई खींचने वाली फोर्सेस नहीं होती है। आपने कहा कि इसमें जो है बॉटलनेक्स हैं, तो बॉटलनेक्स को ख़त्म करने के लिए एकजुट होके हिंदुस्तानियों को काम करना चाहिए। तो ये क्या हिंदुस्तान तैयार है? हिंदुस्तान इसके लिए बिल्कुल तैयार है। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से और इंडिया रिडिफाइन में जो कुछ भी अभी तक इस मूवमेंट में हुआ है उसके एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगी। 2009 में ये मूवमेंट शुरू हुआ, इसमें काम करने वाले कांग्रेस के लोग भी हैं, बीजेपी के लोग भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, पायलट हैं, बिजनेसमैन हैं, एनआरआईज हैं, यंग लोग हैं, टीचर्स हैं, हर प्रोफेशन, हर स्टूडेंट्स, पीपल ऑफ ऑल सोशल स्ट्रेटा आर डूइंग वर्क देयर नाउ। इसमें जो लोग भी इसके सपोर्टर्स हैं उन सबका स्टेक लगा है। किस चीज़ का स्टेक? उनके काम करने का स्टेक, उनके इमोशंस का स्टेक। तो कोई भी ऐसी चीज़ देश में नहीं बनी हो जिसमें कि सारे सेक्टर्स को लगता है, गवर्नमेंट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, एनजीओ सेक्टर एंड कॉमन पीपल सेक्टर, कि उन सबका स्टेक उसमें लगा हुआ है। ऐसी कोई चीज़, भारत कहते हैं कि भारत में हम सबका स्टेक है, लेकिन उस काम को करने में स्टेक नहीं है। जब एक आदमी अच्छा काम करता है तो उसके ऑपोजिशन में बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं करने के लिए। कोई एक ऐसी चीज़, इंडिपेंडेंस के बाद से हम एक प्लेटफॉर्म पे आके हमने काम नहीं किया है, और इंडिया रिडिफाइन वही कोशिश कर रहा है टू ब्रिंग people at one platform, different people with different motives, people with different social backgrounds, people having even different ideas, different thoughts, to bring them together in masses on one platform to work for country. आपने बताया है कि यूनिटी और इन डाइवर्सिटी, एंड डाइवर्स्ड वी आर बट यूनाइटेड वी आर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या मतलब है? See, India Redefined is amalgamations of many visions, and the mission of India Redefined is to empower the people by the behavioral change to guide them to do their duties and to exercise their rights. एंड इंडिया रिडिफाइन के ऑब्जेक्टिव्स में इंडिया रिडिफाइन का बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको बनाने में अभी भी बहुत सारे लोगों का हाथ है, और इसको पूरी तरह से इसका ऑब्जेक्टिव्स, मिशन, विजन जो है वो पूरी तरह से अभी तैयार नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि लीडर्स मेक द ब्रांड एंड फॉलोअर्स फॉलो अ ब्रांड। अगर इंडिया ब्रांड और एनीथिंग लीडर्स मेक इट, सो वी वांट इन दिस कंट्री वी नीड लीडर्स हुआ जिनको लगे कि इसको बनाने में उनका हाथ। ऐसा नहीं कि 4 लोगों ने मिलके कोई एक बिल, कोई एक मूवमेंट, कोई एक थॉट, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, कॉर्पोरेट, एनजीओ बना दिया और बाकी लोग जो हैं वो उनकी उसमें से नहीं है। वो लोग जो है उस पर आएंगे तो फॉलोअर बन के आएंगे, नहीं तो बेनिफिशियरी होंगे उसके बाद। तो देयर इज नो पॉलिटिकल एंगल टू इट। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे रंजना कांति। नाजरीन, हम एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आएंगे। वैसे तो हमारा काम देश को जोड़ने का है, हम बदलेंगे देश बदलेगा, लेकिन एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आकर हम अपना देश को जोड़ने का काम जारी रखेंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं रंजना कांति से, हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। रंजना कांति, आप कई बातें आपने की और बहुत सा मोटिवेशन आपने दिया। उन लोगों के बारे में हम बात करेंगे जो चाहते हैं कि ऐसे मूवमेंट से जुड़ें और वो खुद ऐसे मूवमेंट्स को ओरिजिनेट करें और अपने महलों में, अपने गाँवों में, अपने बस्तियों में, अपने स्लम्स में, अपने लोकेलिटीज़ में, सोसाइटीज़ में इस बात को आम करें कि हिंदुस्तान को बदलने के लिए खुद को बदलना होगा ताकि मुल्क बदले। तो इस बदलाव के लिए इंडिया रिडिफाइंड की तरफ से आपका कोई ऐसा सिस्टम है, कोई फॉर्मेट है या वेबसाइट से आप मुझे बताइए। इंडिया रिडिफाइंड का अपना वेबसाइट है www.indiaredefined.org। ये इंडिया रिडिफाइंड का वेबसाइट है।
ज्वाइनिंग जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें ज्वाइन करने के पैसे नहीं है, सिर्फ ज्वाइन अप लिंक को आपको क्लिक करना है, उसमें अपने डिटेल्स भरने हैं। और इंडिया रिडिफाइंड की अपनी खुद की एक्टिविटीज़ हैं। एट द सेम टाइम इंडिया रिडिफाइंड में कोई जो लोग जो भी एक्टिविटी और भी करना चाहते हैं, उसको कोई भी इवेंट करना चाहते हैं, उसको इस फॉर्मेट को हम लोग भेजते हैं कि इस फॉर्मेट में अपना इवेंट करिए, वो करके भेजते हैं। सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन कई चीज़ें करते हैं, अगर ग्रुप में है तो ग्रुप में वो लोग बहुत कुछ करते हैं। आपने कहीं ऐसा सेंटर बनाने की कोशिश की है जहाँ पे लोग उस एरिया से जुड़े और कोई ट्रेनिंग हो ताकि मोटिवेशन हो उनको वीडियोस दिखाकर, तो ये कोई आपके प्लान में है ऐसी बात है? देखिए, किसी चीज़ को खुशहाल बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग मेथड मेरे ख्याल से नहीं होता है। इट इज समथिंग लाइक आस्किंग कि आज़ादी के लिए क्या ट्रेनिंग मटेरियल था। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से अपने अपने तरीक़ों से आज़ादी पाई। ऐसा कोई परफेक्ट ट्रेनिंग वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अलग अलग शहरों में वर्किंग मेंबर्स कमेटी बना रहे हैं, जिसमें कि हमने अभी फ़िलहाल 6 कैटेगरी रखी है। एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिसको इंटरेस्ट हो वो आए, एक है जिसको यूनिटी एंड पीस में इंटरेस्ट हो वो आए, एक है जिसको इवेंट्स में इंटरेस्ट हो वो आए, एक है प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड प्रोजेक्ट राइटिंग में जिसको इंटरेस्ट हो वो आए, एक है जिसको स्पीकर्स जो बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं वो आए। तो ऐसे लोगों की वर्किंग मेंबर्स कमेटी कुछ जगह पे बनी है, काफ़ी जगह पे नहीं भी बनी हुई है, तो लोग अपना बायोडाटा भेजते हैं और वहाँ पे वर्किंग मेंबर्स कमेटी बना के वहाँ के डेवलपमेंट के लिए वहाँ उस पर्टिकुलर पीपल ऑफ पर्टिकुलर सोशल बैकग्राउंड और सोशल लोकेलिटी, दे ओनली नो अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लोकेलिटी। नो, अब मुझे समझाइए कि एक छोटा गांव, गरीब लोगों की बस्ती जो बिल्कुल समाज से टूटे हुए हैं, परेशान हाल, उन लोगों की कोई ऐसी एग्जाम्पल बताइए जहाँ पे आपने काम किया हो और वहाँ पे एक चेंज आया है। बम्बई में घाटकोपर एरिया में बहुत सारे स्लम्स की सफाई की। स्लम्स की सफाई करने में हमारे साथ इनफैक्ट लाइनेस एंड लाइन क्लब के लोग भी शामिल थे। इंडिया रिडिफाइंड के बैनर के अंदर सफाई हो रही थी। अब उन स्लम्स के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाइजीन के इम्पोर्टेंस, प्योर वाटर के इम्पोर्टेंस, सफाई के इम्पोर्टेंस, हेल्थ के इम्पोर्टेंस को बहुत ग्रुप ऑफ लेडीज़ और जेंट्स उसमें गए थे करने के लिए, और वो लोग जो है बाकी स्लम्स के लिए वो चीज़ करने को तैयार हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, ये जो समाज सेवा है, लोगों को बदलना है, इसके लिए एक खुला जहन चाहिए। ये चाहिए कि भाई ही शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम्स। आम हिंदुस्तानी जो है, हम जिन लोगों को बदलने की बात कर रहे हैं, जिन लोगों तक राहत पहुंचाने की बात कर रहे हैं, वो क्या है कि उसकी खुद एक ज़िंदगी है जो एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। सुबह होती है तो उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके रहने का, उसके खाने की हर किस्म की परेशानियाँ होती हैं। उन परेशानियों में अगर उसको ये कहा जाए कि भाई आपको ये भी सीखना है, खुद भी बदलना है, सफाई भी करना है, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? क्योंकि समाज ने उसके लिए कुछ किया ही नहीं। उन लोगों को तो सहारा देने की ज़रूरत है ही हमको। तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। किसी का कोई बच्चा है जिसको कंप्यूटर सीखना है, किसी को नौकरी की ज़रूरत है, किसी को और किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो लोग वैसे ही उनको देते हैं। और फिर वो चीज़ें, जो चीज़ उनको सिखाते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें जो है वो लोग खुद भी करने को तैयार हो जाते हैं। आप मानेंगे नहीं, बहुत सारे ऐसे स्लम से बिल्कुल जो रैट पिकर्स हैं, जो कचरा उठाने वाले वो हैं, उनको भी ट्रेनिंग की गई है, उनको बनाया गया है। वो ऑलरेडी जाके अच्छे मिडिल क्लास लेवल तक पहुंच गए हैं, इतना कमाने लगे, बहुत कुछ हुआ इस मूवमेंट में। यूथ का कंट्रीब्यूशन हुआ आपके पास, जो जुड़ते हैं लोग, वो यूथ ज़्यादा जुड़ता है? यूथ ज़्यादा जल्दी करता है, वॉलंटियर ज़्यादा होते हैं यूथ वाले, बाकी लोग ज्वाइन करते हैं और बैठे रहते हैं। जो इमेजिन कीजिए, एक बड़ी वाइट शीट है, उसमें आप पेंसिल से छोटे छोटे राउंड्स बना दें। वो छोटे छोटे राउंड्स जो हैं वो हमारा अर्बन एरिया है। वो वाइट जो पैच है एक्चुअली वो ब्लैक पैच है, ब्लैक पैच है। ये छोटे छोटे एरियाज़ में कुछ लाख लोग अगर अच्छा करने का सोच भी लेंगे, विदाउट, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, मिलजुल कर हिंदुस्तान अगर बदलेगा तो हिंदुस्तान की हुकूमत को, पूरे दौलतमंद लोगों को और आम आदमी को जुड़कर काम करना पड़ेगा। आपके मूवमेंट को मैंने देखा है कि डिफरेंट कंट्रीज से भी इसकी पॉपुलैरिटी देखकर लोगों ने आपको कांटेक्ट किया है। ये क्या वजह है कि लोग आप तक अट्रैक्ट होकर, उनको क्या डिफरेंट लगता है? लोगों को लगता है कि सामने वाले की कैपेबिलिटी उसकी उतनी ही है जितनी उनकी खुद की कैपेबिलिटी है।
ऐसा नहीं है कि वो सामने कोई लीडर है जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, जिसकी कैपेबिलिटी, जिसकी इंटेलिजेंस जो है उनसे कहीं ज़्यादा हो। मैं अक्सर अपने स्पीच में लोगों को बोलती हूँ कि आप सब भारत को प्यार भी मुझसे ज़्यादा करते हैं, आप सब इंसान भी मुझसे बेटर इंसान है, आप सबके पास प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ मुझसे कहीं ज़्यादा होगी वैल्यूज़। तो उनको लगता है अगर एक पर्सन जिसकी कैपेबिलिटी उनके बराबर है या उससे कम है, वो अगर कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, ऐसा। और एट द सेम टाइम आप रूरल इंडिया की बात कर रहे थे, उसका मैं जवाब देना चाहूँगी। हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है डेवलप योर ओन विलेज। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट एनआरआईज के लिए शुरू किया था, जो 2 साल बाद मैं चाह रही थी कि वो शुरू हो। उस बीच उनको इसके लिए सब सोचना है कि हाँ ठीक है, बंगाल के पर्टिकुलर विलेज के लोग हैं तो वो अगर कोई एनआरआई है वो 100 लोग इकट्ठे होकर उतने विलेजेस को अडॉप्ट कर लें, कुछ साउथ के लोग हैं जो इस पर्टिकुलर विलेजेस को अडॉप्ट कर लें, और उसके बाद ठीक है वो लोग एनआरआई वहाँ से आके यहाँ काम नहीं कर सकेंगे। अडॉप्शन का मतलब है कि रिसोर्सेज उनके होंगे, लेकिन यहाँ पे वॉलंटियर्स जो है वो इंडिया रिडिफाइन के मेंबर्स होंगे। वैसे ही एक एजुकेट इंडिया एक प्रोजेक्ट है हमारा, उसमें मैं स्टूडेंट से ओथ ले रही हूँ कि अपनी जिंदगी का 6 महीने वो किसी भी अंडर प्रिविलेज्ड एरिया में 40 किलोमीटर के रेडियस पे वो अपनी जिंदगी का 6 महीने डोनेट करें। ये ओथ मैंने अपने घर से शुरू किया। एनी टाइम ऑफ देयर लाइफ बिफोर, एक्चुअली मैं उनको कहती हूँ बिफोर यू गो टू इंडस्ट्री, आफ्टर गोइंग टू द इंडस्ट्री इट इज वेरी डिफिकल्ट, दे कम बैक फॉर ट्रेनिंग, सो इमीडिएटली आफ्टर योर स्टूडेंट लाइफ यू डोनेट 6 months ऑफ योर लाइफ इन एनी अंडर प्रिविलेज्ड एरिया। असल में बात ये है कि किसी भी एजुकेशन इसमें कोई भी मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, वो एजुकेट इंडिया पे काम नहीं कर पाएंगे जब तक कि वहाँ पढ़ाने वाले लोग नहीं हो। एक समय था कि भारत में पढ़ाना सबसे बड़ा वो माना जाता था, मौलवी ब्राह्मण वो पढ़ाने में आते थे। आज पढ़ाना जो है लोग शायद अपने लायक काम नहीं समझते, लोग इंडस्ट्री इज ऑलवेज मोर हाई पेइंग देन द टीचिंग प्रोफेशन। तो आप कितने भी म्युनिसिपल एरियाज में स्कूल खोल लें, पढ़ाने वाले लोग कौन आने वाले। नाजरीन, हम एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं रंजना कांति से, हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। राइट ऑफ एजुकेशन का बिल पास हो चुका है और देखा जाता है कि फंड्स होंगे और हिंदुस्तान के हर बच्चे, पैदा होने वाला हिंदुस्तानी, उसको गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि वो उसको एजुकेट बनाए। यू थिंक इट इज पॉसिबल, दे विल बी एबल टू डू इट सक्सेसफुली? आई थिंक दे शुड बी एबल टू डू इट, बट मुझे सबसे बड़ी एजुकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है कि पढ़ाने में लोग जो हैं वो बहुत बहुत कम होते जा रहे हैं। कोई भी क्या कर लेगा अगर पढ़ाने में लोग ही नहीं है। एक बड़ा डॉक्टर है जिसकी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, क्या वो मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ाता है? आईआईटी और आईआईएम में 80% पीपल आर फ्रॉम रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जो पढ़ाने जा रहे हैं, तो छोटे छोटे गाँव और कस्बे में पढ़ाने में कौन जाने वाला है? गवर्नमेंट जो करना चाह रही है, गवर्नमेंट जरूर करेगी कि हर मंडल में, हर डिस्ट्रिक्ट पे इस किस्म के लिटरेट लोगों को बिठाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगी। ये एक अलग सब्जेक्ट है, हम अलग बात करेंगे। लेकिन आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, इसका इन्फ्लुएंस नेबरिंग कंट्रीज में भी हुआ है? कुछ लोगों ने आपको कॉन्टेक्ट किया? मुझे करीब 7 से 8 कंट्रीज के लोगों के रेगुलरली। उसमें प्रोमिनेंट कौन से कंट्रीज है? सबसे ज्यादा बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए। अच्छा, ये क्यों पाकिस्तान से क्यों? क्योंकि उनको उनके देश में भी वही प्रॉब्लम्स है जो हमारे देश में है। और सच में कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिस देश से इतना सब कुछ चल रहा है, उस देश के लोग इंडिया रिडिफाइन जैसा मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। वहाँ चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। बांग्लादेश में भी? बांग्लादेश में भी। रंजना कांति, आपने मुझे पता लगा है कि आपको कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं, जिस मैं देख रहा हूँ पीछे आपके कई अवार्ड्स रखे हुए हैं। तो स्पेसिफिकली जो इंटरनेशनल अवार्ड मिला, तो क्या रीजन से मिला, किस कैपेबिलिटी में? बहुत सारे यूथ के लिए काम करने के लिए अवार्ड मिला था। और इंडिया में मुझे एक ग्लोबल यूथ अवार्ड दिल्ली में मिला था, एक बेस्ट ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड 2009 बॉम्बे में मिला था मुझे। हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, हम इस प्रोग्राम के थ्रू ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि एक हाउसवाइफ, एक लेडी, एक हाउसवाइफ हिंदुस्तानी जो अपने दरवाज़ों के अंदर रहती थी, उनके दिल में जो जज्बा था, उनके एक फैमिली के मोटिवेशन से आज वो काम कर सकती है जो सब हिंदुस्तानी अगर चाहें तो कर सकते हैं। रंजना कांति, हम आपसे इस डिस्कशन को हमने किया, ये बहुत ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहा, क्योंकि हमने गरीब लोगों की ज़िंदगी में बदलाव देने वाले उन हाथों को, उन पैरों को और उन दिलों को देखा। आपके ज़रिए, आपके जो लोग
वॉलंटियर्स हैं उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश की। और आई रियली विश, हम बिल्कुल, हमारा तहे दिल से मेरी ख्वाहिश है कि आपका ये जो मिशन है टू मेक इंडिया हैप्पी एंड प्रॉस्परस एंड टू एम्पावर द इंडियंस ऑफ our nation, I would really salute you for your credible work. नाजरीन, आपने देखा, हमने बात की एक सोशल वर्कर, एक्टिविस्ट और एक आम हिंदुस्तानी से, और उन्होंने अपने घर के बंद दरवाज़ों से बाहर निकल के हिंदुस्तानियों के मुश्किलों को समझा, उनकी ज़िंदगियों में राहत और रोशनी पैदा करने की कोशिश की। आपने इस प्रोग्राम को कबूल किया और आपने जो है इस प्रोग्राम को इंकरेजमेंट दिया। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। हर इलाके में फलफूल रही है उर्दू ज़बान। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान NCPUL है इस ज़बान को फ़रोग़ देने में पेश। हिंदुस्तान के हर दिल अजीज़ उर्दू ज़बान की तरवीज और तरक्की के लिए NCPUL